5 अगस्त 2024 की दोपहर पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के हवाई अड्डे से सेना के एक विशेष विमान ने उड़ान भरी। AJAX 1431 कॉल साइन वाले C-130 मिलिट्री हेलीकॉप्टर में खुद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना सवार थी। मगर तब तक प्रदर्शनकारियों के दबाव में शेख हसीना ने अपना इस्तीफा दे दिया था। हिंसा के बीच बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया था। हालात इतने बेकाबू हो गए थे कि शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। मगर इस पूरे मामले में दिलचस्प मोड़ तब आया जब विमान 5:36 पर भारत की राजधानी दिल्ली से सटे हिंडन एयरबेस पर उतरा। विमान को भारतीय वायुसेना के C-17 और C-130J सुपर हरक्यूलीज विमान के हैंगर के पास पार्क किया गया। विमान से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना उतरी, साथ में था उनका सहयोगी दल। सभी का स्वागत भारतीय एयरफोर्स के आला अधिकारियों ने किया। एयरपोर्ट पर अजीत डोभाल भी उनसे मिले। स्वागत तय भी था क्योंकि शेख हसीना के हमेशा से भारत के साथ अच्छे संबंध रहे हैं और ये तब हुआ जब बांग्लादेश हिंसा की आग में सुलग रहा था। मगर सवाल ये कि आखिरकार बांग्लादेश में बगावत हुई कैसे, और तो और नौबत यहाँ तक कैसे आ गई कि शेख हसीना को PM पद से इस्तीफा तक देना पड़ा। नमस्कार, मेरा नाम है अमन जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं जागरण एक्सप्लेनर। इन दिनों बांग्लादेश हिंसा की आग में सुलग रहा है। वहाँ हालात बेकाबू हो चुके हैं। हजारों लोग सड़कों पर हैं। उपद्रवी सरकारी संपत्ति को आग के हवाले करने पर उतारू हैं। बेकाबू आंदोलनकारियों के आगे कानून व्यवस्था लगभग दम तोड़ चुकी है। इन सब के बीच बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। राष्ट्र के नाम एक टेलीविजन संबोधन में सेना प्रमुख वकार उज जमान ने कहा कि सेना अंतरिम सरकार बनाएगी। 58 साल के वकार ने हाल ही में 23 जून को 3 साल के लिए सेना प्रमुख का कार्यभार संभाला है। 1996 में ढाका में पैदा हुए वकार उज जमान ने बांग्लादेश के नाम संबोधन में कहा कि देश संकट में है। उन्होंने विपक्षी नेताओं से भी मुलाकात की है और देश को चलाने के लिए अंतरिम सरकार बनाने का फैसला किया है। वे जान माल की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं और वादा करते हैं कि मांगे पूरी की जाएंगी। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से समर्थन करने की अपील की और हिंसा बंद करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि अगर प्रदर्शनकारी साथ मिलकर काम करेंगे तो समाधान की ओर बढ़ सकेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बांग्लादेश की सड़कों पर 4 अगस्त को भीषण झड़पें हुई, जिसमें मरने वालों की गिनती 300 के पार हो चुकी है। हालांकि अब तक इस बारे में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। अब सवाल ये कि आखिरकार बांग्लादेश में बवाल हो क्यों रहा है। बांग्लादेश इस समय आरक्षण की वजह से हिंसा की आग में झुलस रहा है और इसके तार जुड़े हैं 1971 के युद्ध से। साल 1971 में जब बांग्लादेश पाकिस्तान से आज़ाद होने के लिए संघर्ष कर रहा था, तब बांग्लादेश में भारत के नेतृत्व में मुक्ति वाहिनी नाम की सेना बनाई गई। बांग्लादेश के लोगों ने इसमें काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मौजूदा वक्त में बांग्लादेश में आरक्षण का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के परिवार के लोगों को दिया जाता है और इसी आरक्षण की आग में बांग्लादेश जल रहा है। मगर सवाल ये कि आरक्षण तो साल 1971 से चल रहा है, अब उसे खत्म करने के लिए आंदोलन क्यों? दरअसल बांग्लादेश में जैसे आंदोलन अभी हो रहे हैं, ठीक वैसे ही आंदोलन साल 2018 में भी हुए थे, जिसके दबाव में आकर बांग्लादेश की सरकार ने आरक्षण को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। लेकिन इसी साल 5 जून को बांग्लादेश की हाईकोर्ट ने आरक्षण फिर से बहाल कर दिया। हालांकि 21 जुलाई 2024 को वहां की सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले में बदलाव करते हुए आरक्षण की सीमा 56% से कम कर 7% कर दी। बावजूद इसके छात्र आंदोलन के लिए सड़कों पर उतर गए। अगर बांग्लादेश में आरक्षण का गणित समझने की कोशिश करें तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले वहां सरकारी नौकरियों में 56% आरक्षण था। इनमें से 30% आरक्षण उन्हीं स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार के लोगों को दिया जाता था जिन्होंने साल 1971 के युद्ध में साथ दिया था। बचे हुए में से 10% महिलाओं को, 10% पिछड़े इलाकों से आने वाले लोगों को, बाकी बचा हुआ 5% कुछ विशेष समुदायों और 1% आरक्षण दिव्यांग लोगों के लिए मिलता था। मगर सुप्रीम कोर्ट ने 21 जुलाई 2024 को हाईकोर्ट के फैसले में बदलाव करते हुए आरक्षण की सीमा 56% से कम कर 7% कर दी। इनमें 5% स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार को, जो पहले 30% था, और 2% एथनिक माइनॉरिटी, ट्रांसजेंडर और दिव्यांगों के लिए तय कर दिया गया। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 93% नौकरियां मेरिट के आधार पर ही मिलेंगी। सिर्फ 7% आबादी को ही आरक्षण का लाभ मिलेगा। अब एक सवाल और, प्रदर्शनकारी आखिर शेख हसीना का इस्तीफा क्यों मांग रहे थे? दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला बदला तो प्रदर्शन भी धीमे होने लगे। हाईकोर्ट के फैसले के बाद हुए विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे 6 लोगों को डिटेक्टिव ब्रांच ने सुरक्षित रखने के नाम पर 6 दिनों तक हिरासत में रखा। इनमें से 3 घायल थे, उनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था।
डिटेक्टिव ब्रांच के अधिकारी इन तीनों को अस्पताल से उठाकर ले गए। इनसे आंदोलन को वापस लेने के लिए जबरदस्ती वीडियो बनवाया गया। जब आंदोलनकारी नेता कैद में थे तब गृह मंत्री कमाल ने यह दावा किया कि इन लोगों ने अपनी मर्जी से आंदोलन खत्म करने की बात कही है। जब आंदोलनकारियों को छोड़ा गया और इस पूरी घटना का खुलासा हुआ तो प्रदर्शनकारियों का गुस्सा और भड़क गया। प्रदर्शनकारी मांग करने लगे कि प्रधानमंत्री शेख हसीना सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे और प्रधानमंत्री पद से अपना इस्तीफा दें। नौकरियों में आरक्षण को लेकर आंदोलन कर रहे प्रदर्शनकारी हिंसा और मौतों के लिए शेख हसीना की सरकार को जिम्मेदार मानने लगे। उधर शेख हसीना के विरोधियों ने भी उनकी सरकार पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग करने का आरोप लगाया और इसीलिए शेख हसीना के इस्तीफे की मांग और तेजी से उठी। हालांकि सरकार बराबर इन आरोपों से इनकार करती रही और शेख हसीना और उनकी सरकार ने इस प्रदर्शन की शुरुआत में कहा कि नौकरियों में आरक्षण को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन में छात्र शामिल नहीं थे। इसी के साथ झड़पों और आगजनी के लिए इस्लामिक पार्टी, जमात इस्लामी और मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को जिम्मेदार ठहराया। 4 अगस्त को दोबारा हिंसा भड़कने के बाद हसीना ने कहा कि जो लोग हिंसा कर रहे हैं वो छात्र नहीं बल्कि आतंकवादी हैं जो बांग्लादेश को अस्थिर करना चाहते हैं। फिलहाल 15 साल तक राजनीतिक ऊंचाइयों पर राज करने के बाद शेख हसीना की सत्ता का पतन हो चुका है। वो देश छोड़कर जा चुकी हैं। ऐसे में एक सवाल और खड़ा होता है कि क्या बांग्लादेश भी म्यांमार और पाकिस्तान की राह पर है या फिर चीन की चालबाजियों के आगे वहाँ के लोकतंत्र ने घुटने टेक दिए हैं, या वहाँ हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि प्रधानमंत्री तक को देश छोड़कर भागना पड़ा है। दरअसल बांग्लादेश की राजधानी ढाका हुड़दंगियों के हवाले हो चुकी है। यहाँ तक कि शेख हसीना जिस प्रधानमंत्री आवास में रहती थी अब उग्रवादियों ने उसे भी अपने कब्जे में ले लिया है। गृह मंत्री का घर आग के हवाले हो चुका है। सत्ताधारी पार्टी के दफ्तर को जला दिया गया है। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने तो बांग्लादेश के निर्माता और शेख हसीना के पिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति तक को तोड़ दिया। 5 अगस्त को शेख हसीना इस्तीफा देने के पहले विदाई भाषण दे रही थी कि अचानक आंदोलनकारी वहां पहुंच गए और हसीना को जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। सूत्रों की माने तो सेना ने शेख हसीना को इस्तीफा देने के लिए सिर्फ 45 मिनट का समय दिया था, जिसके बाद उन्होंने जल्दबाजी में राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को अपना इस्तीफा सौंप दिया। हसीना के इस्तीफे के बाद हालात इतने खराब हैं कि पूरे देश में अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। बाजार, बैंक और कंपनियों पर ताले डाल दिए गए हैं। स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी कर दी गई है। इस प्रदर्शन को दबाने के लिए देश में इंटरनेट पर तक बैन लगा दिया गया है। अब शेख हसीना के राजनीतिक सफर पर एक नजर डालते हैं। 76 साल की शेख हसीना इसी साल जनवरी में लगातार चौथी बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी थी। जनवरी में हुए आम चुनाव में हसीना की पार्टी अवामी लीग ने 300 संसदीय सीटों में से 204 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि हसीना ने लगातार 8वीं बार चुनाव जीता था। पहली बार हसीना 1986 में चुनाव जीतकर संसद पहुंची थी। प्रधानमंत्री के तौर पर उनका यह 5वां कार्यकाल था। पहली बार वे साल 1996 से 2001 तक प्रधानमंत्री रहीं। इसके बाद साल 2009 में फिर प्रधानमंत्री बनी। तब से 5 अगस्त 2024 तक सत्ता में काबिज रहीं। बांग्लादेश के लोग शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान को राष्ट्रपिता मानते हैं। दरअसल मुजीबुर रहमान ने ही भारत से मदद मांगकर बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद कराया था। इसीलिए मुजीबुर रहमान को भारत में बंगबंधु के नाम से भी बुलाया जाता है। जब बांग्लादेश बना तब वहाँ के हालात सही नहीं थे। तब शेख हसीना के पिता मुजीबुर रहमान ने शेख हसीना को भारत में रखा था। इसीलिए शेख हसीना के बचपन से लेकर पढ़ाई लिखाई तक सब भारत में ही हुई। यही वजह है कि बांग्लादेश से जान बचाकर भागने के बाद हसीना ने सबसे पहले भारत का ही रुख किया। 28 सितंबर 1947 को ढाका में जन्मी शेख हसीना अपने घर की सबसे बड़ी बेटी हैं। जब वे दिल्ली से ढाका लौटी तो उन्होंने छात्र नेता के तौर पर राजनीति में कदम रखा। साल 1975 की बात है। हसीना को पार्टी की कमान संभाले कुछ ही दिन हुए थे कि सेना ने बगावत कर हसीना के परिवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हसीना के माता पिता और तीनों भाइयों की हत्या कर दी गई। हसीना, उनके पति वाजिद मियां और छोटी बहन रेहाना किसी तरह बच गए। पिता और परिवार के सदस्यों की हत्या के बाद हसीना कुछ समय के लिए जर्मनी चली गई, मगर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से हसीना के अच्छे रिश्ते थे। इंदिरा गांधी ने हसीना को भारत बुलाया और फिर कुछ सालों तक दिल्ली में ही वो रहीं। 1981 में वे अपने वतन बांग्लादेश लौटी। वहाँ हसीना ने वापस अपनी पार्टी का कार्यभार संभाला। अपने कार्यकाल में हसीना ने पार्टी में कई बदलाव किए। याद हो कि साल 2011 में भी जब बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन हुए थे तब प्रदर्शनकारियों ने शेख हसीना हटाना है, देश को भारत की पपेट बनने से बचाना है जैसे नारे लगाए थे।
एक्सपर्ट्स की माने तो ऐसे में भारत को भी संभल कर रहना होगा। एक सवाल और खड़ा होता है, इन सबका भारत पर क्या असर पड़ेगा? भारत और बांग्लादेश के बीच पिछले 53 सालों से द्विपक्षीय संबंध हैं। पिछले साल नई दिल्ली में हुए G20 शिखर सम्मेलन में भारत ने बांग्लादेश को विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया था। एक्सपर्ट्स की माने तो अब शेख हसीना का प्रधानमंत्री न रहना भारत के लिए कई मुश्किलें पैदा कर सकता है। मौजूदा वक्त में बिजली और ऊर्जा के क्षेत्र में दोनों देश मिलकर कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। दक्षिण एशिया में बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार भी है। बांग्लादेश के साथ भारत की लगभग 4000 किलोमीटर की सीमा लगती है। लिहाजा चीन और पाकिस्तान जैसे देशों की चुनौतियों को देखते हुए भारत को इस इलाके में एक ऐसी सरकार की ज़रूरत है जो उसकी दोस्त हो। अगर शेख हसीना की सरकार नहीं रहती है तो ये भारत के लिए बेशक सहज स्थिति नहीं साबित होगी। उधर बांग्लादेश में हुए इस पूरे घटनाक्रम के बाद भारत से लगने वाली बांग्लादेश की 4096 किलोमीटर लंबी सीमा पर भारतीय सेना ने अपनी सभी यूनिट के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया है। 5 अगस्त को 7 लोक कल्याण मार्ग पर सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक भी हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बांग्लादेश के हालात के बारे में जानकारी दी गई। अब देखना ही होगा कि भारत सरकार का इस पूरे मामले में क्या रुख रहता है। फिलहाल के लिए इतना है। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।